क्या जरूरत पड़ गई थी इंदिरा गांधी को इन दो शब्दों को पुश करने की? और बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने तकरीबन 20 चीजें गिनाई हैं जिसमें सेकुलरिज्म भी है। यानी हमारा जो संविधान बना वो पहले दिन से सेकुलर है, क्योंकि उसकी प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि आपको धर्म की आजादी है, उपासना पद्धति की स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म को चाहे उस धर्म को माने। एक खास तरह का नेक्सस हमें दिख रहा है कि राज्य ये कह रहा है कि हम पूंजीपतियों को पूरा खुली छूट दे रहे हैं, पूंजीपति कह रहे हैं कि हम राज्य का, यानी जो सरकार इस समय चल रही, जो पार्टी चल रही है, उसको पूरा समर्थन दे रहे हैं, जैसे कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखते हैं। इसलिए जो लोग समाजवाद या सेकुलरिज्म के जोड़े जाने पर आपत्ति कर रहे हैं वो दरअसल इस देश के पूंजीवादी लूट के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो क्या संविधान के शब्दों की अहमियत नहीं है कि आप इस देश को, अगर आप इसके सेकुलर ढांचे को, या जो इसके समता के सिद्धांत हैं, या जो अगर संघीय ढांचा इसका, अगर आपने उसको उसके राज्यों के अधिकारों पे चोट की, तो भारत एक कैसे रहेगा? जैसे जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन आप ये बताइए, जब आप हिंदू राष्ट्र होने की बात करते हैं तो किस आधार पर आप खालिस्तान को गलत कहेंगे? कुछ लोग आशंका ये जताते हैं कि यह सरकार संविधान को बदल देना चाहती है। तमिलनाडु है, उसकी पॉलिटिक्स में तमिलनाडु शब्द का अर्थ है तमिलों का देश, और उन्होंने कभी भारत का हिस्सा खुद को नहीं माना जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो गया कि उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाएगा। तो आप सोचिए, जब आप इस संविधान को बदलेंगे तो बहुत लोग जिन्होंने इस संविधान की वजह से भारत के साथ एकजुट रहना, साथ रहना स्वीकार किया है, उनको अलग ना होने का क्या तर्क होगा? नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 1950 इस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। वो किताब लागू हुई थी जिस किताब ने मनुष्य और मनुष्य के भेद को मिटाया था, जिसने कहा था कि जात, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, किसी भी आधार पर दो मनुष्यों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। इस किताब ने सभी को समान माना था। इस किताब ने अपने ही अंदर एक ऐसा प्रावधान भी दिया था जिसके तहत इस किताब को बदला जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं पार्ट 20 के आर्टिकल 368 की, जहां इस किताब ने कहा कि संसद के पास यह ताकत है कि वो किताब में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। और इस अनुच्छेद के जरिए सितंबर 2023 तक 106 बार संविधान में संशोधन हुआ। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा चर्चा 42वें संशोधन की होती है। 1976 वर्ष था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 42वां संशोधन हुआ और संविधान के प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़े गए। इन दो शब्दों पे बड़ी हाय तौबा मचती है। लोग कहते हैं कि भाई सेक्युलर और सोशलिस्ट शुरू में तो संविधान में थे नहीं, इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने इन शब्दों को ठूसा, इसीलिए हम इन शब्दों को नहीं मानते। जबकि जो दूसरा धड़ा है वो ये कहता है कि ये शब्द बेसिक भावना है, संविधान की मूल भावना है। तो इन शब्दों को जोड़े जाने से पहले भी ये भावना संविधान में निहित थी। क्या मामला है पूरा? और जो धड़ा आरोप लगाता है या जो धड़ा कहता है कि ये तो मूल भावना थी, वो धड़ा संविधान को बदले जाने के खतरे भी व्यक्त करता रहता है। पूरी बातचीत क्या है, संविधान को बदले जाने के खतरे के पीछे क्या सच्चाई है और आशंका जन्म क्यों ले रही है, और 42वें संशोधन के जरिए इन दो शब्दों को ठूसे जाने की हकीकत क्या है, इस मामले में हम लोग बातचीत करेंगे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव से। स्वागत सर आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल यही कि एक संविधान लिखा गया, चल रहा था सब कुछ, आपने दो शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए सन 1976 में। क्या जरूरत पड़ी 42वें संशोधन की? क्या जरूरत पड़ी सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को एम्बेड करने की? देखिए, पहली बात तो हमें यह समझना चाहिए कि आज जो भारत है वो हवा से नहीं टपका है, वो किसी शून्य से नहीं टपका है। अचानक किसी ने नक्शे पर एक कुछ नाम नहीं लिख दिया ये भारत है, या कागज पर कोई नक्शा नहीं खींचा है। आज का जो भारत है वो एक ऐतिहासिक परिघटना का नतीजा है, और वह ऐतिहासिक परिघटना जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध लंबा संघर्ष चला तकरीबन 100 साल, उसका नतीजा है। यानी हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की वजह से आज ये भारत है, हमें आज़ादी मिली। उसके पहले का जो भारत है वो भारत टुकड़ों में बटा भारत है। उसमें जिस राजा की इच्छा है वो वैसा शासन चलाता है, वो किसानों पर कोड़े मारकर उनसे लगान वसूलता है, वो ऐसा है जो ऊंच नीच पर आधारित है,
जहां पर कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, और किस तरह के अत्याचार है उससे किताबें भरी पड़ी हैं। जो अतीत का भारत जिसको कई लोग बहुत अच्छा मानते हैं, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था, किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। यहां तक कि जिसे आज की नई उम्र की लड़कियां तो शायद उन्हें हंसी आए कि उन्हें तलाक का भी अधिकार नहीं था। यानी आप किसी के साथ हैं तो आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। कम से कम हिंदू समाज की तो यही स्थिति थी। स्वतंत्रता जब मिली तो यह हुआ कि कैसा हमें भारत चाहिए, तो उसमें संविधान सभा बैठी। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान सभा ने चर्चा की कि एक विविधतापूर्ण देश को, जिसमें संस्कृति अलग है, क्षेत्रीय पूरी पहचान अलग है, धर्म अलग है, न जाने कितनी जातियों, भाषा में मतभेद, मतलब मतभेद नहीं, अलग अलग भाषा, विविधता, और ये भी कि हम बड़े कि तुम बड़े। केशवानंद भारती केस था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर का जो फैसला, जिसको डॉक्ट्रिन आप कह रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी उसमें यह कहा गया कि आप बदलाव कर सकते हैं, संविधान में संशोधन होते रहे हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर में तो बदलाव नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने तकरीबन 20 चीजें गिनाई हैं, जिसमें सेकुलरिज्म भी है। यानी हमारा जो संविधान बना वो पहले दिन से सेकुलर है, क्योंकि उसकी प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि आपको धर्म की आजादी हो, उपासना पद्धति की स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म को चाहे उस धर्म को माने। और इसी के साथ यह भी लिखा गया है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से समता का भी हमारा एक लक्ष्य है। यानी असमानता को घटाना और समता को बढ़ाना, यह हमारा लक्ष्य। आज क्या है, हम देख रहे हैं कि 1% जो लोग हैं, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, इस देश के 1% लोगों के पास जीडीपी का 40% जो हिस्सा है वो है 1% लोगों के पास, और जो 50% लोग हैं वो सिर्फ 3% जीडीपी पर जीवन गुजार रहे हैं। इतनी ज्यादा असमानता है। जबकि हम देखते हैं 1950 से 1980 के बीच यह असमानता तेजी से कम हुई थी सरकार की नीतियों की वजह से। तो समाजवाद शब्द क्यों नहीं तब डाला गया, जैसे सेकुलरिज्म नहीं डाला गया, क्योंकि यह माना गया तो सेकुलर है ही। वैसे ही समाजवाद के बारे में भी जब संविधान सभा में बहस हुई तो समाजवाद, देखिए, एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत में क्या है कि समाजवाद में जो उत्पादन के साधन होंगे उन पर राज्य का नियंत्रण होगा, और वो राज्य फिर सब में वितरित करेगा। लेकिन हम लोग तो हमने मिक्स, इसीलिए समाजवाद को एक लक्ष्य तो माना गया, समता को, मूलतः समता शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि समाजवाद एक आर्थिक परिभाषा भी है। और हमने उस तरह का समाजवादी राज्य नहीं बनाया जिसमें कि कोई पार्टी सब पर सारे उत्पादन के साधनों पे कब्जा कर ले, यानी सब कुछ सरकारी हो, बल्कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई जिसमें, और ये भी है कि उस समय जो पूंजीपति वर्ग था उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रेल बना सकता, पुल बना सकता, बांध बना सकता। सरकार के पास भी बहुत सरकार थे, इसीलिए जी सबको, तो वो मिक्स इकोनॉमी का एक अभिनव प्रयोग हुआ। क्योंकि इसके पहले दुनिया में 2 ही तरह की पद्धतियां चलती थी, या तो पूंजीवादी विकास जहां सब कुछ निजी क्षेत्र में, या फिर जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जिन देशों में हुआ, रूस में हुआ, चीन में हुआ, या साम्यवादी, जहां पार्टी के नियंत्रण में या सरकार के नियंत्रण में सभी कुछ था। तो इससे अलग एक रास्ता चुना गया। लेकिन असली बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म जिसको हम कहते हैं, उसका महत्व इस बात में है कि इस देश में सबको अपना तरीके से अपना धर्म चुनने और उसको मानने की आजादी है, और राज्य किसी धर्म विशेष के साथ खड़ा नहीं दिखेगा, उसका काम यह नहीं है। जो आज हम देख रहे हैं कि बहुसंख्यक को धार्मिक आधार पर इकट्ठा करके एक राजनीतिक ताकत बनाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि साहब अब ये हमारे धर्म का आपने जो बात की, संविधान जब लिखा गया और संविधान जब लागू हुआ उस समय और संविधान की जो प्रस्तावना आप कहें या फिर तमाम जो सिद्धांत हैं, वो समाजवाद और सेक्युलरिज्म की तरफ इशारा तो कर ही रहे थे। समाजवाद हमारा लक्ष्य था ही। सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ गई थी इंदिरा गांधी को इन 2 शब्दों को पुश करने की? पहली बात तो यहाँ एक चीज और मैं बता दूं कि संविधान सभा में बहस हुई तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम समाजवाद शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को बांधना नहीं चाहते हैं। समाजवाद आज महत्वपूर्ण है, और उनका खुद जब वो पार्टी उनकी थी तो रिपब्लिकन पार्टी, उन्होंने राजकीय समाजवाद का नारा दिया था। वो तो पूरे भूमि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे। ये भी उनका एक रूप है। राजकीय समाजवाद की बात डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को बांधना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कल इससे भी बेहतर व्यवस्था है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा
कि मैं एक समाजवादी हूं। विवेकानंद जो एक धर्म गुरु माने जाते हैं, उन्होंने जब जिस अपने भाषण में ये कहा कि 21वीं सदी शूद्रों की होगी, उसमें कहा कि मैं एक समाजवादी हूं इसलिए नहीं कि ये सबसे अच्छी व्यवस्था है, बल्कि पूरी रोटी ना सही लेकिन इससे आधी रोटी मिलने की गारंटी होती है। तो समाजवाद का एक बड़े स्तर पर समाजवाद एक लक्ष्य था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी, जिससे जुड़े लोग आज ये सवाल उठाते हैं, जब 1980 में स्थापित हुई, 1980 में उसका गठन हुआ, उस समय उसका जो मूल विचार था वो गांधीवादी समाजवाद था। तो समाजवाद एक ऐसा शब्द था जिसने पूरी दुनिया को यह आश्वासन दिया था कि जो पूंजीवादी लूट है उससे हम जनता की और संसाधनों की रक्षा करेंगे। और आज भी आप देख लीजिए, जैसे जैसे इस विचार के विरुद्ध या समाजवाद के विरुद्ध एक प्रचार चला है, क्या हो रहा है, सरकार और इस देश के बड़े उद्योगपति एकजुट हो गए हैं। और वो मंदिर का उद्घाटन भी होता है तो उद्योगपति बड़े बड़े वहां बैठे रहते हैं। एक खास तरह का नेक्सस हमें दिख रहा है कि राज्य ये कह रहा है कि हम पूंजीपतियों को पूरा खुली छूट दे रहे हैं, पूंजीपति कह रहे हैं कि हम राज्य का, यानी जो सरकार इस समय चल रही, जो पार्टी चल रही है, उसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। जैसे कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखते हैं कि लगभग 90% से बीजेपी के पास जा रहा है। एक सर्किल है, उनके हिसाब से आप नीतियां बनाइए, आक्रोश न पैदा हो, इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण का मसला है। तो अंततः एक पूंजीवादी लूट का एक नया सिस्टम हम देख रहे हैं। और यही वजह है कि 1% लोग इस देश के 40% जीडीपी पर काबिज है। और अगर आप लोगों की धार्मिक भावनाओं का दोहन नहीं करेंगे तो विस्फोट होगा। इसलिए ये सब किया जा रहा है कि इस लूट पर किसी तरह से लोगों की निगाह न जाए, इस पर बात न जाए कि लोगों को आखिर जो तरक्की हो रही है, आखिर हम जो प्रति व्यक्ति आय का मसला है उसमें हम शायद 128वें नंबर पर है। तो यानी पर कैपिटा इनकम हमारी अगर घट रही है, हमारी स्थिति ब्राजील से भी बहुत नीचे है, जो ब्रिक्स में है, तमाम जो अफ्रीका के तमाम देश है उनके करीब हम पहुंच गए हैं। तो अगर ये स्थिति है और 80 करोड़ लोग, सरकार खुद कह रही है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो 5 किलो अनाज अपने पास से खरीद कर खाने की हैसियत में नहीं है, तो ये गंभीर बात है। ये कैसा विकास हम कर रहे हैं? तो ये सवाल तो उठेगा। इसलिए जो लोग समाजवाद या सेकुलरिज्म के जोड़े जाने पर आपत्ति कर रहे हैं, वो दरअसल इस देश के पूंजीवादी लूट के प्रोजेक्ट का हिस्सा। चलिए, आपने कहा कि लूट के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मैं उसी सवाल पर कायम हूं कि इंदिरा गांधी को जरूरत क्यों पड़ी है उन दो शब्दों की। प्लस मैं ऐड कर देता हूं और इसी में कि उन्होंने ये दो शब्द ऐड कर दिए, सेक्युलर और सोशलिज्म, 42वें संशोधन के बाद। लेकिन आपने पूंजीवादी लूट की बात की, वो तो उन शब्दों को जोड़े जाने के बाद दिख रहा है कि बात भी दिख रहा है, या तो ऐसा कहे ये तो। और दूसरी बात, सेक्युलरिज्म की जो हम बातचीत कर रहे थे, वो भी हमें दिख रहा है कि वो जो सेक्युलर पाना माना है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या ही अहमियत रह जाती है संविधान? नहीं, डिस्टर्ब, क्या ही अहमियत रह जाती है संविधान? देखिए, डिस्टर्ब हो नहीं रहा, डिस्टर्ब किया जा रहा है, और एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तहत डिस्टर्ब किया जा रहा है। अदरवाइज इस देश में सदियों से लोग साथ रहते आए हैं, और आमतौर पर सरकारों ने इसके पहले भी लोगों के निजी मसलों पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया है। यानी आप अपनी आस्था के हिसाब से अपना जीवन चलाए, इस पर हस्तक्षेप नहीं हुआ। 600 साल, 1192 से लेकर और 1707 तक तो अनवरत इस देश में पहले सुल्तानों का, फिर मुगल वंश का शासन रहा। औरंगजेब तक तो बहुत ताकतवर था, कोई चुनौती देने वाला नहीं था। वैसे तो 1857 तक था, लेकिन 1707 तक तो बिना चुनौती के था। लेकिन इस देश में कभी हिंदुओं की संख्या कम तो हुई नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें रोका गया। कुछ मंदिर तोड़ने की घटनाएं हुई हैं, जरूर हुई हैं, लेकिन मंदिरों को दान देने की भी हमारे सामने प्रमाण है बहुत सारे के जरिए। उन्हीं सब रहा, औरंगजेब ने, चाहे चित्रकूट का बालाजी मंदिर हो या तमाम मंदिरों को फरमान है जिसमें उसने दिया। और ये भी सही कि मंदिर तोड़े गए, लेकिन कुल मिलाकर जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि इन पूरे 600 सालों में बमुश्किल 80 मंदिर तोड़े गए। और वो एक पुरानी परंपरा थी कि जब आपके खिलाफ कोई विद्रोह करता है तो उसको आप सजा देते हैं, उसके तहत वो सब मसला हुआ, पताका फहराने का। जी जी जी। और वो साउथ में आप चालुक्यों और चोलों का जो संघर्ष है उसमें भी ये बात देखेंगे, पूरी दुनिया में इस तरह से रहा है। लेकिन मध्ययुगीन ये बर्बरता थी, ये गलत था। आधुनिक युग इसकी इजाजत नहीं देता है। मेरे कहने का मतलब है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के निजी जीवन में पुरानी जो सरकारें थी उस दौर की, उन्होंने भी हस्तक्षेप नहीं किया, आज भी हस्तक्षेप नहीं, एक परंपरा रही है। आज लेकिन एक ऐसा धार्मिक हम वो देख रहे हैं जिसमें कि
लोग मंदिर के उद्घाटन के बाद किसी चर्च पर या मस्जिद पर झंडा फहराने पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मूल सवाल है इंदिरा गांधी ने क्यों किया। देखिए 1971 का जो वॉर है उसके पहले ऐसा एक सरकार को ये पूरा संदेह था कि किस तरीके से जो तमाम फोर्सेस थी जो इस देश में जागीरदार थे, जिनकी प्रिवी पर्स खत्म किया गया था और उससे भी बहुत बड़ा नाराज थे, जितनी रियासतें थी उनका प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया था, उसके पहले जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं इसमें ये सारे लोग बौखलाए हुए तो साजिशें कर रहे थे, तरह तरह की साजिशें हो रही थी। अमेरिका ने उस समय जो पूंजीवाद का सबसे पहरुआ माना जाता था और वो चाहता था कि समाजवादी खेमे में के खिलाफ लोग खड़े हों, और उसने अपना पांचवा बेड़ा भेज दिया था। अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे जब वो बांग्लादेश का जन्म हुआ, जब युद्ध हुआ, तो उसने अपना बेड़ा भेज दिया, नौसैनिक बेड़ा, बहुत बड़ा। उस समय एक पूरा माहौल था इस देश में कि इंदिरा गांधी जीतती हैं और उसके बाद उनकी सरकार को गिराने की भी तरह तरह की साजिशें होती है। तो एक तरह से उन्होंने रीअसर्ट किया था, आपातकाल के दौर में उन्होंने रीअसर्ट किया था, क्योंकि उनको यह लगता था, सही था गलत मैं नहीं जानता, कि यह विदेशी साजिश हो रही है और इसमें देश के तमाम राजे रजवाड़े या जिनकी संपत्ति और जमीनें गई हैं और जिनके साथ खासतौर पर आरएसएस और जनसंघ जुड़ा हुआ है, ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने संविधान में एक तरह से रीअसर्ट करने के लिए इन शब्दों को डाला। वो समाजवाद भी डाला, वो सेकुलरिज्म भी डाला, क्योंकि इन पर खतरा वो देख रही थी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 1973 में उसके पहले ही जो केशवानंद भारती केस है उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ के द्वारा कि भाई सेकुलरिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, और कोई भी सरकार कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। यानी आप अपने मूल को नहीं बदल सकते। आप उस स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्यों और संकल्पों को नहीं बदल सकते जिसके तहत आपको सरकार मिली है, आजादी मिली है, राज करने का अधिकार मिला है। तो ये एक पूरा सिलसिला है। आज जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनके वो इतिहास बोध से कटे हुए हैं, उनको हिस्ट्री का कोई सेंस नहीं है, वो जानते नहीं है कि किन मुसीबतों से भारत यहां तक पहुंचा है। और वो जो गाना था ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों रखना, मेरे बच्चों संभाल के, वो सिर्फ गाना नहीं है, वो एक दौर की हकीकत है। कहां था भारत, किस स्थिति में था 47 में, और आज आप कहां हैं? कोई कल्पना कर सकता है कि किस तरीके से बुनियाद डाली गई इसकी। जी 1976 से बात करते हैं दोबारा कि दो शब्द जब ये डाल दिए गए, आपने कहा कि रीअसर्ट करने के लिए हो सकता है इंदिरा गांधी ने ये शब्द डलवाए हों। हम देखते हैं उन दो शब्दों का भी बहुत ज्यादा असर तो दिख नहीं रहा। ऑक्सफेम की रिपोर्ट का हवाला आपने दिया कि किस तरीके से असमानता की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। सेक्युलर कैरेक्टर जो है, ताना बाना जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो आप कह रहे हैं। तो क्या संविधान के शब्दों की अहमियत नहीं है? ये जो आप बात कह रहे हैं ये एक हकीकत है, लेकिन आज अगर मैं इसको गलत कहूं तो मेरे पास आधार क्या है? मेरे पास आधार है संविधान की प्रस्तावना। वो संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं कहूं कि भारत को सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ते पर जाना चाहिए, समानता के रास्ते पर, समता के रास्ते पर जाना चाहिए। और ये हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा कहता है। अगर संविधान में ये नहीं रहेगा तो कल कोई कह सकता है कि हाँ तो क्या हुआ भाई, आप असमानता बढ़ गई तो क्या हुआ, क्या गलत है? या हम अगर एक धर्म का शासन लाना चाहते हैं तो क्या गलत है? तो उस गलत कहने का आधार क्या है? आधार यही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सभी समाजवादी रास्तों पे चल रहे हैं, पूंजीवादी देश भी हैं और वहां खुली छूट है सब कुछ की। लेकिन हमारे देश ने यह तय किया कि हम सबको साथ लेके चलने की जब बात करते हैं, मोदी जी भी हालांकि सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो फिर ये पूछना पड़ेगा कि भाई ये जो जीडीपी की ग्रोथ है और आप कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, तो इसमें हमारा हिस्सा क्या है? ये गरीब आदमी का हिस्सा क्या है? बेरोजगार का हिस्सा क्या है? किसान है, उसको एमएसपी क्यों नहीं मिल रही? अगर हम इतने समृद्ध हो रहे हैं तो किसान एमएसपी के लिए क्यों परेशान है? उसे एमएसपी देने में आपको प्रॉब्लम क्या है? एमएसपी देने में प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो उपज है उसको अपने कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के जरिए बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने का एक जो पूंजीपतियों का प्रोजेक्ट है वो खतरे में पड़ जाता है। यानी हमारे पास संविधान में जब तक ये है तब तक हम इस सरकार को असंवैधानिक, इसकी नीतियों को असंवैधानिक कहने का अधिकार रखते हैं।
अगर वो नहीं है तो फिर हमारे पास ये अधिकार भी नहीं रहेगा। और कोई भी सरकार हो, हर सरकार के सामने ये प्रस्तावना जिसमें सेकुलरिज्म है, जिसमें सोशलिज्म है, एक आईना है। अगर आप इस रास्ते से भटकते हैं तो जनता को ये अधिकार है, नैतिक अधिकार है कि वो आपको उखाड़ फेंके। ये मूल बात ठीक है, मतलब संविधान में जो बातें कही गई हैं वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा लक्ष्य है। उसको कोई इस तरह से अगर उससे डेविएट करता है तो भारत उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, और वो खड़ा होना एक तरह से एक नैतिक और वैधानिक कृत्य होगा। पार्ट 20 जो है सर संविधान का, उसमें आर्टिकल 368 है जो कहता है कि अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। कुछ लोग आशंका ये जताते हैं कि ये सरकार संविधान को बदल देना चाहती है। अगर ऐसा है और अगर इस आशंका को सही मान भी लिया जाए तो इसके रास्ते भी तो संविधान ने दिए ही हैं। संविधान ने तो कहा ही है कि अमेंडमेंट्स हो सकते मैंने नीरज जी अभी बताया कि केशवानंद भारती केस में ये स्पष्ट है कि आप बदल सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। और उसमें संघवाद भी है, सिर्फ सेकुलरिज्म नहीं है। मैंने कहा करीब 20 चीजें हैं, यानी जो हमारा संघीय ढांचा है आप उसको भी नहीं बदल सकते। बड़ा सवाल खड़ा होगा ना आने वाले दिनों में, और कि राज्यों के क्या अधिकार है। जिस तरह हमारी एक केंद्र सरकार इस समय की सब कुछ केंद्रित करना चाहती है, यहाँ तक कि जो उसे राजस्व जीएसटी के थ्रू आ रहा है, जो टैक्स, उसमें भी हिस्सा वो अपना बढ़ा रही है, तो राज्यों के भी अधिकार कटौती हो रहे हैं। वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में है, आप उसको बदल नहीं सकते। यानी आपके बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो बदलेंगे उसको हम इस बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन की कसौटी पर कसेंगे। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून, उसका परीक्षण सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। ये उस फैसले की जो केशवानंद भारती केस है, इस फैसले की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है। तो वो फैसला, वो बदलाव करे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ सकते। संविधान में बदलाव का अधिकार तो एक मतलब एक लोकतांत्रिक मसला है। नई परिस्थितियों में बहुत चीजें आपको बदलनी पड़ती है, काल सापेक्ष होती है, काल सापेक्ष होती है, उसको बदला जाना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये नहीं, आप जैसे कानून में कल लिख दें कि पुलिस को अधिकार है किसी की जान ले ले, क्या ये संभव है? भाई कानून में लिख देंगे, आप पास करा देंगे तो क्या जायज हो जाएगा? तो कानून भी इंसाफ के तराजू पर तौला जाता है। यानी एक चीज होती कानून, एक चीज होता है इंसाफ। तो आप केवल कानून बना देंगे, उससे वो इंसाफ नहीं हो जाएगा, उसे इंसाफ की कसौटियों पर भी कसा जाएगा। और आप अगर आपने इमरजेंसी की बात की तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग यही बात है जो आप कह रहे हैं। उसमें एक गलती हुई, उसमें एक एडीएम जबलपुर का केस था जिसमें यह कहा गया था कि राज्य किसी की मतलब कि जीवन का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उसमें एक तरह से लोगों ने कह दिया एक हंसराज खन्ना को छोड़ के कि हाँ राज्य ऐसा कर सकता है, और इसलिए इमरजेंसी कानूनी दृष्टि से जस्टिफाई होगी। यानी अगर आप इसकी बात करें तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, वो तो उस पर भी मुहर थी, लेकिन उसमें एक बुनियादी समस्या थी कि वो हमारा जो जीवन का अधिकार है उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती। तो बाद में ये बात फिर ये हुआ और उसमें अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की बात महत्वपूर्ण है कि आप इस देश को, अगर आप इसके सेकुलर ढांचे को, या जो इसके समता के सिद्धांत है, या जो अगर संघीय ढांचा इसका अगर आपने उसको उसके राज्यों के अधिकारों पे चोट की, तो भारत एक कैसे रहेगा? भारत की एकता संकट में पड़ जाएगी। जैसे जो लोग जैसे जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन आप ये बताइए जब आप हिंदू राष्ट्र होने की बात करते हैं तो किस आधार पर आप खालिस्तान को गलत कहेंगे? फिर तो उनको भी अधिकार है। कल कोई नॉर्थ ईस्ट में एक क्रिश्चियन देश की मांग करने लगे तो क्या करेंगे? यस, मैं ये कह रहा हूं, बोडोलैंड तो चलो क्षेत्रीय उसकी बात है, लेकिन अगर आप धर्म के आधार पर करेंगे तो सभी धर्मों को लोग ये करेंगे। फिर भारत की एकता, भारत की शांति, भारत की समृद्धि का तो पूरा रास्ता ही नष्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, ये सब माफ करिएगा, आपको तो पता होगा, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि जो तमिलनाडु है उसकी पॉलिटिक्स में तमिलनाडु शब्द का अर्थ है तमिलों का देश, और उन्होंने कभी भारत का हिस्सा खुद को नहीं माना जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो गया कि उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाएगा। और ये नेहरू जी की मृत्यु के आसपास उन्होंने अलग देश की मांग छोड़ी है, यानी आजादी पाने के लगभग 16 साल बाद। तो आप सोचिए जब आप इस संविधान को बदलेंगे तो बहुत लोग जिन्होंने इस संविधान की वजह से भारत के साथ एकजुट रहना, साथ रहना स्वीकार किया है, उनको अलग ना होने का
क्या तर्क होगा? वो मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, मैं नहीं चाहता हूं कि इस दिशा में, संभावना एक आदमी- लेकिन आपके पास कोई नैतिक आधार नहीं रहेगा। आप किस आधार पर उन्हें रोकेंगे? जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो कोई एक खड़ा होकर सिख राष्ट्र की बात कर देगा, खालिस्तान की बात कर देगा, कैसे रोकेंगे? तमिलनाडु की बात करेगा, अलग तमिल देश की, कैसे रोकेंगे? ये सवाल है। तो वही बेसिक डॉक्ट्रीन पे आपको हमला नहीं करना होगा, और आपको ऐसा माहौल भी नहीं बनाना चाहिए इलेक्टोरल या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जहां इस तरह के तर्कों को आप जगह दें, इस तरह की आवाजों को आप जगह दें। क्योंकि देखने में आ रहा है लगातार, चाहे वो टेलीविजन स्टूडियोज हों जिनको हम गोदी मीडिया आजकल कहते हैं, और कई लोग मुख्य धारा की मीडिया भी कहते हैं, वहां पर भी हिंदू राष्ट्र के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ठीक है, संविधान इजाजत देता है संवैधानिक संशोधनों की, लेकिन उसी संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक वर्डिक्ट दिया कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप तब्दीली नहीं ला सकते। संविधान इसलिए बनाया गया या संविधान इसलिए अस्तित्व में आ सका ताकि देश का संचालन ठीक तरीके से हो सके, ताकि मनुष्य और मनुष्यों के बीच में जो भेद है उसको मिटाया जा सके, सभी लोग बराबर हो सके और प्रगति के रास्ते पर सभी लोग एक साथ चल सके। संविधान के इस आशय को, संविधान के संदेश को साथ लेकर चलना ही कर्तव्य होना चाहिए सरकारों का भी और नागरिकों का भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आप लोगों को पसंद आई होगी। संविधान के जो संदेश हैं उनको बचाए रखने के लिए जरूरी ये है कि हम अपने अधिकारों का पालन करें, कर्तव्यों का पालन करें, अधिकारों को एंजॉय करें। उन अधिकारों को कोई अगर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होने की, उसके खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत हमें संविधान देता है। अगर हमारे अधिकारों को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उनके उपचार की इजाजत और उपचार का स्पेस भी हमको संविधान देता है। जय बोले संविधान की, ये जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. कमलेश श्रीवास्तव हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आप सभी का इस शो को देखने के लिए, और आप सभी लोगों से फिर से गुजारिश कि अपने हकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहिए। संविधान इसकी इजाजत देता है। जय संविधान।